हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम के इंग्लिश स्टडी। आज हम टेंस सीखेंगे यानी काल। काल के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। और इन प्रत्येक काल के 4 उपप्रकार होते हैं: सिंपल टेंस सामान्य काल, कंटिन्यूस टेंस अपूर्ण काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूर्ण निरंतर काल। अब हम ये सभी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है सिंपल टेंस यानी कि सामान्य काल, जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो, इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। जैसे कि वह बोलता है, इसमें इसका शुरुआत और अंत ये हमें नहीं पता है, बस एक सिंपल सेंटेंस है, वह बोलता है, इसलिए इसको सिंपल टेंस बोलते हैं सामान्य काल। इसलिए इसमें एकदम सिंपल सेंटेंस होता है, वह बोलता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। अब नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस टेंस। इसे अपूर्ण काल कहते हैं हिंदी में। इसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो लगातार चल रहा हो। जैसे कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। इस वाक्य में ये बता रखा है कि वो अभी भी खेल रहा है, इसलिए वो लगातार खेल रहा है अभी तक। और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ प्लेइंग। अब हम अगला है परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण काल, जो पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो चुका है। जैसे कि वह स्कूल जा चुका है, मतलब वो स्कूल चला गया, मतलब वो जा चुका है, मतलब वो कार्य ख़त्म हो गया। इसलिए ये है परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण काल, इसमें कार्य पूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पूर्ण निरंतर काल, जो लगातार समय के साथ चल रहा हो। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। इस वाक्य में हमें समय भी दिया गया है, सुबह, यानी कि सुबह से वो अभी तक खेल रहा है और अभी तक खेल रहा है और वो लगातार चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए निरंतर काल है, इसलिए अभी तक खेल ही रहा है, इसलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से खेल रहा है। अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी क्रिया लगती है, वो कौन से फॉर्म की क्रिया लगती है, क्या क्या लगता है इसमें, वो पढ़ेंगे। तो इसमें सेंटेंस का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है, यह वाक्य का वह भाग होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में बताया गया होता है। अब आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है वाक्य में। तो ये मेन वर्ब यानी कि जो क्रिया होती है ना, उससे पहले आती है और उसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और तो उसके बाद हमें लिखनी होती है वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया यानी कोई कार्य, कोई काम जो आपने किया हो, तो उसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। अब आता है लास्ट में हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जो क्रिया को प्राप्त करता है। ऑब्जेक्ट में कुछ नाम, ऐसे हिम, ही, ऐसे कुछ आता है। ओके, तो अब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल टेंस यानी कि सामान्य काल। तो हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसमें डू या डज लगता है। सामान्य काल के वर्तमान काल में डू या डज लगता है, या तो इसमें अगर है ना प्रश्नवाचक है तो यह डू या डज लगता है, और तो इसमें अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। और अब हम देखते हैं पास्ट का यानी कि भूतकाल का। सामान्य काल के भूतकाल में डिड लगता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि जैसे प्ले का प्लेड और गो का वेंट, ऐसे। अब हम फ्यूचर में वर्ब के साथ विल लगता है। अब हम कॉन्टिन्यूस का पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस यानी कि अपूर्ण काल। तो हम प्रेजेंट का देखते हैं। इज एम आर लगता है हेल्पिंग वर्ब में, तो सहायक क्रिया में इज एम आर लगता है, और फिर वर्ब यानी कि क्रिया के साथ
वर्ब के साथ आईएनजी हमें लगाना होता है इसमें। अब हम पास्ट का देखते हैं। पास्ट में वॉज वर्ब लगता है, अगर सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल यानी कि बहुवचन में है तो वर लगेगा। उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा अगर कॉन्टिन्यूस का है तो। अब फ्यूचर में विल बी लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, और फिर उसके बाद वर्ब जो क्रिया है वो हमें लिख देनी है, फिर उसके बाद हमें आईएनजी लगा देना है उसके क्रिया के साथ ही। अब हम परफेक्ट का पढ़ेंगे यानी कि पूर्ण काल। सबसे पहले प्रेजेंट में हैज़ या हैव लगता है, हैज़ एक वचन में और हैव बहुवचन में, और इसके साथ ही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, जैसे गो का वेंट, गो का गॉन ऐसे। तो पास्ट में हमें हैज़ हैव की जगह, जैसे प्रेजेंट में हैज़ हैव लगता है तो पास्ट में हमें हैड लगाना होता है, और वैसा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में हमें हैव विल हैव ये लिखना होता है, विल हैव के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखना होता है। अब हम चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि पूर्ण निरंतर काल। इसमें हम पहले प्रेजेंट का पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट में हैज़ या हैव एक वचन और बहुवचन का ये देखकर हमें लगाना होता है, और उसके बाद ये बीन लगता ही है, चाहे हैज़ लगाओ या हैज़ लगाओ, हैज़ लगाओ या हैव लगाओ। और उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। उसके बाद आता है पास्ट में हैड लगता है हैज़ हैव की जगह, और बीन तो वो लगेगा ही, और वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है और निरंतर काल में हमेशा आईएनजी लगता ही है वर्ब के साथ। अभी पहले भी हमने कॉन्टिन्यूस का पढ़ा था पूर्ण काल का, उसमें भी सभी वर्ब के साथ हमेशा किसी भी काल का देख लो, प्रेजेंट का देख लो, पास्ट का देख लो, फ्यूचर का देख लो, उसमें कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगता है, इसलिए हमें हमेशा लगाना होता है। अब हम फ्यूचर टच करते हैं। तो फ्यूचर पूर्ण काल विल, उसमें विल तो लगेगा ही, फिर हैव और उसके बाद बीन, ये 3 शब्द हमें लगाने होते हैं, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो कैसे हमें उसको कोई वाक्य हम बनाते हैं तो कैसे हमें बनाना है तो वो हमने अब सीख लिया है। अब आगे चलते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन, इसका थर्ड पर्सन, ही शी इट या कोई नाम, ये थर्ड पर्सन के होते हैं। इसके साथ हमारी जो सहायक क्रिया वो इज़, वॉज, हैज़, डज, ये 4 सहायक क्रियाएं हैं, ये हमारी इनके साथ लगेगी। और कुछ और भी होती हैं लेकिन वो फिर दोनों में लगती है, बहुवचन में भी लगती है। अब बहुवचन की सहायक क्रिया डू, हैव, आर, वर, ये बहुवचन में लगते हैं, जैसे वी, दे, ये सब हो गए ना, ऐसे ये बहुवचन में लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, कोई नाम, ही, शी, ऐसे कुछ भी हमें लिखना होता है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद हमें लिखनी होती है वर्ब यानी कि क्रिया, और फिर हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। ये वाक्य ऐसे बनता है कि पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद हमें क्रिया लिखनी है। नॉट हमें क्रिया से पहले और सहायक क्रिया के बाद, इन दोनों के बीच में लगाना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं यानी दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इसमें नॉट आया है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम देखते हैं अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमें सबसे पहले सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, और कभी कभी वो शुरुआत में भी आ जाता है, शुरुआत में तो नहीं, बीच में आ जाता है। आगे इसका एग्जांपल देखते हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट अब आगे आएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस।
ये इसको बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें शुरुआत में वैसे इंटेरोगेटिव की तरह ही शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी, वर्ब से पहले हमें नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब यानी क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।